हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जैक्टमी डिफाइनिंग एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि सिंपलेक्स मेथड का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2006 का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमाइज u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y सब्जेक्टेड टू -2x प्लस 3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। जो एक हमारा होता है यूनिवर्सल, वो है x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है डायरेक्टली कि सिंपलेक्स मेथड का यूज कीजिए। इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया होता कि अगर कोई मेथड का यूज करना है, किस मेथड का यूज करना है, आपको मेंशन नहीं किया होता, तो उस केस में आप सिंपलेक्स मेथड को भी यूज कर सकते थे या फिर ग्राफिकल मेथड का भी आप यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई कर दिया कि आप सिंपलेक्स मेथड यूज कीजिए। इनकेस हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम और उसके बाद नीचे दे दिया जाता मैक्सिमाइज u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, तो उस केस में तो वहां पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया कि किस मेथड का आप यूज कीजिए, तो दोनों मेथड इक्वली वैलिड रहेगा। तो उस केस में आप जो भी आपको सरल लगता है, जो जल्दी बन सकता है और जो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उस मेथड को आप यूज करोगे। यहाँ पे पहले मैं सिंपलेक्स मेथड से बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैक्सिमाइज u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y सब्जेक्टेड टू -2x प्लस 3y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कैसा है? ये है नॉर्मल फॉर्म, जो कि हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्म है ये है नॉर्मल फॉर्म NF। अब हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए क्या प्रोसीड्यूर है? उसके लिए ये है कि हम लोग को कंस्टेंट देखना होता था। कंस्टेंट कैसा है लेस देन और इक्वल टू का, दोनों के दोनों। तो केवल और केवल स्लैग वेरिएबल ऐड होंगे हर एक कंस्टेंट के लिए। तो हम लोगों ने दो कंस्टेंट के लिए दो स्लैग वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया, S1 और S2, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 0 S1 प्लस 0 S2। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्टेंट मॉडिफाइड हो जाएगा, S1 और S2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आइट्रेशन 0 या फिर इनिशियल टेबल को फॉर्मुलेशन करेंगे, है ना। तो फॉर्म करेंगे इनिशियल टेबल या फिर आइट्रेशन 0। CJ अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि CJ क्या होता है, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, CBI क्या होता है। आप यहाँ पे फिल करोगे 2 3 0 0। सिमिलरली यहाँ पे S1 S2 हमारा हो जाएगा कॉलम में और इसका कोफिशिएंट है 0 0। जो हमारा कंस्टेंट है वहां से हम लोगों ने इसको फिल किया। उसके बाद ZJ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ZJ कैसे कैलकुलेट होता था? 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3, 0 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे 0 0 है इस कॉलम में, सबके सब ZJ हमारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे? CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करते हैं। कैसा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 है -0, 3 है -0, तो ये हो जाएगा 2 और 3 और ये 0 0। अब हम लोग लगाएंगे ऑप्टिमल कंडीशन। क्या करेंगे? ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को चेक करेंगे। कैसे? हमको पता है कि इसको मैक्सिमाइज करना है ना। हमको तो ये बता दिया गया कि मैक्सिमाइज कीजिए। तो मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है भैया जी? तो ये होता है CJ माइनस ZJ आपका होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 सब के सब। तो क्या इस वाले रो में, ये जो रो आप दिख रहे हैं, इस रो में सबके सब लेस देन और इक्वल टू 0 है? तो ये तो ठीक है, इक्वल टू है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें आप क्या करते थे? हम लोग देखते थे कि इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है इसमें? तो यहाँ पे हम लोग को देख के पता चल रहा है कि ये वाला 3 हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है ना। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया? ये 3 हो गया। तो अब ये 3 हो गया सबसे बड़ा वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब हम लोग ये करते हैं सर जी कि जब हम लोग इतना सिलेक्ट कर लिए, तो इस 3 को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग बोल देते थे कि ये है हमारा की कॉलम। क्या हो गया? की कॉलम। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा इंटरिम वेरिएबल। अब हमको लिविंग वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 0.6। यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है 0.67। इसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया और इसके करस्पॉन्डिंग रो को बोल दिया कि ये है हमारा क्या है? की रो। इंटरसेक्शन पे जो हमारा एलिमेंट आया, ये क्या हो गया? की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा की रो और ये हो गया हमारा लिविंग वेरिएबल। मतलब ये छोड़ के जाएगा,
तो इसको छोड़ के जाना है तो किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। तो कौन सा आ रहा है, y आ रहा है और S1 छोड़ के जा रहा है। तो इतना तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन लगाएंगे, आइट्रेशन 1। उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, S1 को रिप्लेस कर दिया y से, है ना, S1 को रिप्लेस कर दिया y से। अब ये जो नए एलिमेंट हम लोगों ने डाला, जो एंट्री डाला है, उसको कैसे हम लोगों ने डाला था, तो हमको फॉर्मूला पता है, दो फॉर्मूला है, एक किसके लिए, ये की रो के लिए, और बाकी के एलिमेंट के लिए एक अलग फॉर्मूला है। की रो के लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। जैसे कि अगर हम इस -2 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमको फाइंड आउट करना होगा कि नया एंट्री क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, -2/3। तो यहाँ पे देखिए वैसा हो गया। लेकिन अगर हमको की रो के अलावा बाकी के एलिमेंट हैं उनको अगर हमको रिप्लेस करना है नए वैल्यू से, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, उसके लिए फॉर्मूला था न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ बस। तो आप जब इन दोनों फॉर्मूला के लगाओगे, इसके लिए हो जाएगा कौन सा, पहला वाला फॉर्मूला, और सेकंड वाला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। जब आप लगाओगे तो आपका एंट्रीज ये सभी आएंगे, आप क्रॉस चेक एक बार कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर से ZJ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ZJ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -2/3 से, और ये 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 13/3 से। तो टोटल का फिर सम करोगे तो कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, CJ - ZJ फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 -2, तो माइनस +2 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे 3 - 3 0, 0 -1 और 0। तो अब फिर से हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन लगाएंगे। ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होता है, CJ - ZJ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए। तो क्या इस रो में सभी के सभी CJ - ZJ लेस देन और इक्वल टू 0 हैं, तो ये वाला देखिएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा है। बाकी के सब तो 0 और या फिर माइनस आ जा रहे हैं, तो इन सभी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि सिंस यहाँ पे ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग फिर से आगे प्रोसीड्यूर बढ़ाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यही अकेला बचा है। इसको सिलेक्ट किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है ये हो गया एंट्रिंग वेरिएबल, और ये जो कॉलम है ये हो गया हमारा कैसा, की कॉलम। क्या हो गया, की कॉलम। अब की कॉलम आ गया, फिर से आप इंटरसेप्ट या फिर रेशियो जिसको बोलते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते थे, सोल्यूशन वाला जो एलिमेंट होता था उसको डिवाइड कर देते थे कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट से। तो यहाँ पे ये दोनों डिवाइड करेंगे तो आपस में यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11/13। अब क्या करते थे हम लोग, ये देखते थे कि जो इधर इंटरसेप्ट में आया है उसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, तो सबसे छोटा यहाँ पे केवल एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया और इसको बोल दिया कि ये हो गया हमारा की रो, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया हमारा लिविंग वेरिएबल, ये एंटरिंग वेरिएबल, ये लिविंग वेरिएबल, ये की रो, और ये हो गया की कॉलम, और इसका इंटरसेक्शन ये वाला आएगा, है ना, इसका इंटरसेक्शन ये वाला आएगा। तो ये हो गया हमारा की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना आ गया, ये हो गया 13/3, राइट, 13/3 ये हो गया की एलिमेंट। फिर से आप करोगे आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 जब आप चलाओगे तो यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे S2 को x के साथ, फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे। अब की रो कौन सा हो गया था, ये वाला की रो हो गया था, तो इसके लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है और इसके लिए सेकंड वाला फॉर्मूला। आप जब रिप्लेस करोगे तो वैल्यूज आपके ये सभी एंट्रीज आएंगे, आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना एक बार, क्योंकि ऐसे ही अंधाधुंध नहीं दौड़ना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। हो सकता है कि मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन एरर आ सकते हैं कहीं पे भी, तो ये आप क्रॉस चेक करते जाना, ठीक है। कहीं पे भी अगर पढ़ाई करते हो किसी भी टीचर से, क्योंकि टीचर भी इंसान होता है, वो भी मिस्टेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आप वहाँ पे भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ZJ को कैलकुलेट किया। ZJ कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते थे, सेम प्रोसीड्यूर, 3 × 0 + 2 × 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 + 2 × 0 दैट मीन्स 3। वैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, आ जाएगा 5/13, 12/13। अब क्या करोगे, CJ - ZJ, तो यहाँ पे 2 - 2 0, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 माइनस दिस टर्म ये माइनस में आ जाएगा, 0 माइनस दिस टर्म ये भी माइनस में आ जाएगा। अब ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या कहता है, CJ - ZJ आपका होना चाहिए सबके सब लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या इस वाले रो में सभी के सभी लेस देन या फिर इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये 0 है, 0 है, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस
all Cj minus Zj are less than or equal to 0, so optimality is achieved. Optimality हमारा क्या हो गया, achieved हो गया. And then optimal value, that means maximum value of u will be 70/13 at y equals to 16/13 and x equals to 11/13. ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ठीक है, ये आप लिखोगे लैंग्वेज में, मैं तो यहाँ पे बोल दिया लेकिन आप वहाँ पे लैंग्वेज में लिखोगे. ये तो हो गया हमारा सिंप्लेक्स मेथड. अब बात आती है ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे. तो ग्राफिकल मेथड बिल्कुल सरल है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है ग्राफिकल मेथड, मैंने बना दिया है आपके लिए. ग्राफिकल मेथड में करने के लिए हमारे पास जो लिखा हुआ था, जो इक्वेशन हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रेंट और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. उसके बाद क्या करते थे हम लोग, लाइन का फॉर्मेशन करते थे. तो इसको हम लोगों ने मान लिया लाइन 1. देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया -2x + 3y = 2, लाइन 1 हो गया हमारा. और सेकेंड वाला जो कंस्टेंट है उसके लिए सेकेंड लाइन हम उसको L2 मान लिए. ठीक है, तो ये हो गया L2, ये हो गया L1. अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट को मतलब लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा ना. तो एक बार हम x = 0 लेके चलते हैं, तो उस केस में y का हमारा कोऑर्डिनेट आ गया. फिर एक बार y = 0 लेके चलते हैं तो x का हमारा कोऑर्डिनेट आ गया. मतलब 2 पॉइंट आ गए. हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ पे मान लिया. कौन कौन सा, 0, 2/3. तो ये हो गया 0, 2/3 का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया -1, 0 का. और इसको लेकर के एक लाइन ड्रॉ हमने किया, ये हो गया हमारा लाइन. ये लाइन कौन सा हो गया, L1. ठीक है, वैसे ही सेकेंड लाइन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे x = 0 जब पुट किया तो हमारा आ गया y = 5/2. जब y को 0 हम लोग लेके चले कोऑर्डिनेट को, तो हमारा x कितना निकल के आ गया, 5/3. अब ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए हैं, 2 पॉइंट मिल गए हैं. हम लोगों ने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इन दोनों को मिला दिया स्ट्रेट लाइन से. तो ये हो गया हमारा लाइन L2. ठीक है, अब देखिए करना क्या था, लेस देन और इक्वल टू का था, है ना. लेस देन और इक्वल टू का मतलब कि इसके नीचे और इसके नीचे, है ना. इसके नीचे ये चलेगा और ये भी नीचे की ओर आएगा. ठीक है, तो इन दोनों के नीचे में जो कॉमन आ गया, जो क्षेत्र आया, और साथ ही साथ हमको पता ये था कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब x इधर की ओर आना चाहिए और y ऊपर की ओर. बोला गया था ना कि x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये हम अगर x मानते हैं, इस वाले को हॉरिजॉन्टल को, और इसको y मानते हैं, तो हमारे पास क्या था कंस्टेंट, लास्ट वाला बोल रहा था कि x ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. मतलब कि ये लाइन इधर की ओर बढ़ेगा. ठीक है, और y हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब कि y का भी इधर की ओर ही डायरेक्शन आना चाहिए. और फर्स्ट लाइन ये बोलता है कि यहाँ पे कंस्टेंट देखिए कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 2 का. तो मतलब कि ये नीचे की ओर आएगा, इधर भी लेस देन और इक्वल टू का है, इसलिए भी इधर की ओर ये आएगा. तो इन सभी में जो कॉमन आया क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र आया कॉमन, ये वाला क्षेत्र, है ना. इसी को बोलते थे ना फिजिबल रीजन. तो यही हमारा आ गया रीजन. अब देखिए इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता था, कॉर्नर पॉइंट, वही हमारा पॉइंट्स आते थे सॉल्यूशन के. अब देख लेते हैं कि हर एक पॉइंट पे कितने कितने वैल्यूज आ रहे हैं जेड के. तो उसके लिए हमको देखिए, इसका तो पता है, इसका भी पता है हमें 0 0, सी का भी मुझे पता है, लेकिन बी का मुझे पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं पता है. तो इसका लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स है. तो इंटरसेक्शन ऑफ जब 2 लाइन्स है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इक्वेशन लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना. सॉल्व तो कर सकते हैं ना. तो इक्वेशन हमारे पास ये दोनों है. अब क्या करते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब दोनों को ऐड कर दीजिए. यहाँ से क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, y का हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा. जब y का कोऑर्डिनेट आ गया तो y को जो भी आया वैल्यू वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका x का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया. तो x और y कितना निकल के आ गया, वो पॉइंट b के लिए, तो ये आ गया x = 11/13 और y = आ गया 16/13. अब निकाल लेते हैं z at O, ये कितना आ गया 0, z at A ये आ गया 2, z at B ये आ गया 70/13 एंड z at C आ गया 10/3. तो सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारा, देखिए फिर से 70/13 मैक्सिमम वैल्यू. z नहीं, यहाँ पे u होगा, u at, क्योंकि u दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये u at A हो जाएगा, u at B हो जाएगा, और ये u at C हो गया. तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा आया, u at B. तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा. तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जब x हमारा 11/13 आ रहा है और y हमारा जो है वो आ रहा है कितना 16/13, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो है 70/13. तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेथड से बता दिया है. किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, मतलब आपको वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कौन सा मेथड का यूज करोगे. तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यूज करो. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट और
लाइक के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा एफर्ट आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं हर बार बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना बोलने में हर बार आप लाइक करो लाइक करो लाइक करो। ये आपकी फर्ज बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमेंट और लाइक आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे विथ योर फैमिली। अगर आपके फैमिली के साथ नहीं हो तो कम से कम फैमिली से बात करते रहो।